उस पार है उम्मीदों और उजास की एक पूरी दुनिया, अंधेरा तो सिर्फ देहरी पर है। मैं आज आपको अपने साथ लेकर अपने हिस्से के उजास में अंधेरे की देहरी पार करके ले जाने के लिए आया हूँ। अमूमन हम पत्रकारों को सिखाया जाता है कि अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी को अपनी सार्वजनिक, अपनी पेशेवर ज़िंदगी से अलग रखिए, पर इस बार मैं इस नियम का उल्लंघन कर रहा हूँ। एक चीज़ है मेरी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई, जो मुझे लगता है कि आपके जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए। वो चीज़ किताबें हैं, वो चीज़ कविताएं हैं, वो चीज़ बच्चों से जुड़ा साहित्य है। और बच्चों से जुड़े साहित्य को लेके पिछले 1 बरस में मैं जिस व्यक्ति, और व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, तो जिस संस्था का, उसके काम का मुरीद हुआ हूँ, वो संस्था है एकतारा। एकतारा के बारे में आपको पहला अंदाज़ा लगा जब हमने वरुण ग्रोवर का और राजकुमारी का इंटरव्यू किया था भिक्षु के संदर्भ में। पर वो सिर्फ एक किताब है। उस किताब के पीछे का जो मूल स्रोत है, जो दफ्तर है, वो भोपाल में है। हम भोपाल में आए। सुशील शुक्ल हैं, सुशील शुक्ल को दिखाइए भाई साहब, मुझे छोड़ दीजिए, है ना। उनसे हमने दरख्वास्त की कि आपके दफ्तर आना चाहते हैं, सब किताबें देखना चाहते हैं, अपने हिस्से का लोभ पूरा करना चाहते हैं। तो बड़ा शुक्रिया आपका। ये कहाँ से शुरू होती है ये कहानी कि बच्चों के लिए इतनी सारी किताबें हैं, और ये मैगज़ीन है, वो साइकिल है, प्लूटो है, उसके पहले आप चकमक से जुड़े रहे। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये सिलसिला तो चकमक से ही शुरू होता है, एकलव्य से एक्चुअली। तो 98-99 से मैं एकलव्य के साथ जुड़ा, और तब मैंने सोचा नहीं था बच्चों के साहित्य में काम करूंगा, लेकिन चकमक का काम मिला मेरे को एकलव्य में। प्रकाशन के काम के लिए गया था मैं, तो बस वहाँ से शुरू हुआ, और धीरे धीरे 2-3 साल के भीतर ही ये मेरा सबसे मन पसंदीदा काम बन गया कि हाँ, ये काम है जो मुझे एक्चुअली करना है। उसमें मज़ा आने लगा। चलिए, सबसे पहले यही देख लेते हैं, बातचीत होती है कि क्या क्या काम हो रहा है, क्योंकि उस काम के बारे में ये किताबें हैं जो आपने पब्लिश की हैं। जी। चांद की रोटी कविता संकलन, बहुत छोटे बच्चों के लिए राइम्स किताबें हैं। आपका गाना गाना, मेरा गाना टर्राना, ईख खेत की बोली अपने पास वाली ईख से। अच्छा, ईख खेत की बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। ये कहाँ से आती हैं ये सब कविताएं? प्रभात, मनोज झा। एक तो हम लोग लगातार राइटिंग वर्कशॉप्स करते हैं। हर 2-2.5 महीने में हम एक राइटिंग वर्कशॉप करते हैं। भोपाल में या और जगहों? भोपाल में भी और अलग अलग इलाकों में भी। और एक जो एकतारा के 4-5 काम हैं, उनमें एक काम है, हमने तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ शुरू की है, और इसके तहत हम हिंदी के तमाम जाने माने राइटर्स को इनवाइट करते हैं 1 साल के लिए, बच्चों का साहित्य लिखें वो। तो इसमें विनोद कुमार शुक्ल हैं, प्रियमवद हैं, अरुण कमल, राजेश जोशी, असगर वजाहत साहब, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, नरेश सक्सेना, तो ऐसे तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक तरह का है, लेकिन इसमें वो अपने घर पर रहकर काम कर सकते हैं। और 2-3 महीने में इस तरह की एक राइटिंग वर्कशॉप में वो आते हैं, तो जो यंग राइटर्स हैं उनके साथ भी उनका संवाद होता है, और फिर अपनी रचनाएं भी सुनाते हैं, उनकी रचनाओं पर बातचीत होती है। तो इस तरह से इस सिलसिले में कई किताबें आई, जैसे ये विनोद जी की ये जो नॉवेल है, एक चुप्पी जगह। हाँ, ये पहले धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। हालांकि ये किताब पहले आ गई, और इस सृजन पीठ के तहत ही उन्होंने ये किताब लिखी है। हाँ, ये जो और भी काम है, जैसे ये उदयन वाजपेयी जी ने एक किताब लिखी है, इसमें 3 कहानियाँ हैं, और पहली बार बच्चों के लिए सेंसिस पर बहुत ही सुंदर टेक्स्ट उन्होंने लिखा। जैसे ये देखना पर, ऐसे 5 सेंसिस पर है, और ये कमाल है। सुनना, हाँ उन 5 सेंसेस पर, और ये जो कहानियाँ हैं वो भी उन सेंसेस से ही किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। और जब ये देखने में आता है कि जब जो बड़े राइटर्स, जिनका काम है, जिनका अनुभव है, वो जब भाषा बरतते हैं, तो वो पूरी छरहरी भाषा आती है। और आमतौर पर नहीं तो बच्चों के साहित्य में ये होता है कि नहीं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे, बच्चे इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे फ़िल्टर लगाकर लोग लिखते हैं। आइडिया के तौर पर भी उसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, और भाषा के तौर पर तो है ही। तो ये बड़ा कमाल है कि विनोद जी जब लिखते हैं, या उदयन जी लिखते हैं, अरुण कमल जब लिखते हैं, तो वो पूरी, मतलब उसकी जो पूरा संसार है भाषा का, पूरा मतलब उसकी छटाएं जो है वो पूरी दिखती हैं।
वो कहीं कोई बहुत कंजूसी नहीं करते प्रयोग। इस किताब की क्या कहानी है, टिटहरी का बच्चा? ये किताब जो है वो पारदी बच्चों की कहानियां हैं इसमें। और ये बच्चे कौन? हाँ, ये पारदी एक कम्युनिटी है और दुर्भाग्य से 1870 के आसपास अंग्रेज़ सरकार ने एक ये एक्ट लाए थे और जिसके तहत इनको अपराधी जो कुछ जनजातियां हैं उनमें इनको शामिल किया गया था और तब से ये उसी अभिशाप को झेल रही हैं। और ये जो बच्चे हैं, ये हमारी एक दोस्त हैं अर्चना शर्मा, वो एक हॉस्टल इनके लिए चलाती हैं और इस कम्युनिटी में और तमाम कई कम्युनिटी की तरह शिक्षा का स्तर बहुत, मतलब शिक्षा के कोई बहुत मौके नहीं मिले हैं बच्चों को, तमाम मुश्किलें तो हैं ही, लेकिन इस हॉस्टल में आकर इन बच्चों को ये मौका मिला और उन्होंने कहानियाँ लिखी, कहानियाँ कहीं अपनी, और उसमें मतलब इतनी कमाल की कहानियाँ हैं उनका, मतलब जंगल जाने की कहानियाँ, जीवन को देखने की, शहरों को देखने की, लोगों को देखने की कहानियाँ, और उसमें पन्नी बीनने वाले बच्चे हैं। तब मतलब इनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो घर चलाने में मदद ना करता हो, सब अपना काम करते हैं और फिर पढ़ते लिखते भी हैं। तो ये कहानी हमने प्रकाशित की। एक बात बताइए कि इसमें एक चीज़ जो मुझे लगी कि कला पे बड़ा जोर है, लोक कलाओं पे ना, बहुत सुंदर हाँ, से लिखती हैं सब। हाँ, लोक कलाएँ भी और रेगुलर छपाई जी और हाँ, कंप्यूटर के भरोसे रहती है। जी हाँ। नहीं, हम एक नियम सा बना के रखा है कि एक तो हम कंप्यूटर पर बने चित्र नहीं इस्तेमाल करेंगे, हाँ। जो हाथ से बने चित्र हैं वही हम इस्तेमाल करेंगे। और ये भी कोशिश है कि लोक कलाएँ सिर्फ अलग कला लेनी है इसलिए नहीं, बल्कि सब तरह की आवाज़ें, सब तरह के जो इलाकों की कहानियाँ और चित्र आएँ, वो उनका ये ना हो कि जैसे बच्चों के साहित्य में होता है कि वही कहानियाँ, वही एक क्लास की कहानियाँ, वही चित्र बार बार आते रहते हैं। तो ये हमने कोशिश की कि अलग अलग इलाकों के, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों की कहानियाँ, वहाँ के चित्र आएँ। जैसे ये सवाई माधोपुर की जो रणथंभौर टाइगर रिज़र्व है, उसकी बेस्ड कहानी है ये। अच्छा। जहाँ एक कभी मोर डूंगरी नाम का एक गांव हुआ करता था और उस टाइगर रिज़र्व में आने के बाद उसको बाहर खदेड़ दिया गया और फिर वहाँ के लोगों ने क्या सोचते थे उस गांव के बारे में, क्योंकि मोर बहुत थे वहाँ, इसलिए उसको मोर डूंगरी नाम उसका था। तो जब वो उस नया गांव उनका बसा तो उनको बहुत ये याद आती थी कि वो मोर कहाँ हैं, जहाँ जो हमारे आंगन में आ जाया करते थे, और वो पेड़ कहाँ हैं और सब। तो उसकी याद में जो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो मांडने बनाती हैं, मोरों के मांडने बनाती हैं। तो उसकी कहानी है ये कि वो कैसे मोर डूंगरी को मिस करते हैं। इतनी संवेदनशीलता है। कैसे ये चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है सुशील जी की अब इस कहानी को सुनाने का वक्त आ गया? लोग राइटर्स पिच करते हैं, आर्टिस्ट पिच करते हैं? हाँ, एक तो हम जो मैंने कहा कि जैसे राइटिंग वर्कशॉप्स है, इसमें हमारा लगभग 200-300 लेखकों का और लगभग 100 इलस्ट्रेटर्स का से हमारा जुड़ाव है और लगातार इन सब मसलों पर बातचीत चलती रहती है। और जो पुराना कुछ अच्छा काम है, जैसे बांग्ला में पुराना काम है, आप जानते ही हैं, मराठी में, तमिल में, या बाहर के देशों में, जैसे ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये स्लोवानिया नाम की छोटे से देश की किताब है। तो ये सब चीज़ें हमें एक तरह से बार बार ये बताती रहती हैं कि क्या रास्ता है, मतलब कैसे तमाम मसलों पर बच्चों से बात की जा सकती है। और ये तमाम मसलों पर बातचीत बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं, ये उनकी सीमा नहीं है, ये हमारी सीमा ज़्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम क्या किसी भी मसले को बच्चों के स्तर पर जाकर बात कर सकते हैं क्या। तो ये सब काम, जैसे इस किताब में आप देख रहे हैं कि कैसे हाथ का काम है, मतलब सिलाई से और तमाम चीज़ों से मल्टीमीडिया इस्तेमाल करके जो है वो इतना सारा काम उसमें हुआ है। अच्छा, तो आर्ट डिपार्टमेंट भी होगा, कहाँ सब लोग यहीं से काम करते हैं? हाँ, यहीं से काम करते हैं। और जो हमारे जो डिज़ाइनर हैं, इनको जो डिज़ाइन का काम है, जो इलस्ट्रेशंस का काम है, वो यहाँ से नहीं होता। उसमें कभी कभार हम ज़रूर यहाँ वर्कशॉप करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर अपने शहरों में रहकर हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से फिर संवाद होता है और फिर वहाँ से काम होके आता है। ये तो किताबों की बात हो गई। 2 मैगजीन्स हैं, हाँ, साइकिल और प्लूटो। जी, इनके बारे में बताइए। साइकिल
तो लगभग 9-10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हमने ये शुरू किया। 9-10 साल से बड़े बच्चों बड़े बच्चों के लिए, जी हाँ। और फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि ये तो ठीक है कि बच्चों को बच्चे उसको पढ़ें, बच्चों को समझ में आए, लेकिन साथ में ही हमारी कोशिश रहती है कि वो सबके लिए बना रहे। वो जो हाँ बड़ों चकमक पढ़ता हूँ और अब साइकिल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, तो ये हमारी कोशिश रहती है। और इसमें तमाम मसलों पर मतलब हम नहीं मानते, क्योंकि बच्चे हमारे साथ ही दुनिया साझा करते हैं, वही एक ही दुनिया है जो हम लोग एक साथ देखते हैं, सुनते हैं, ओढ़ते बिछाते हैं। तो हमें लगता है कि दुनिया का हर मसला, हर चीज़ पर बच्चों से बातचीत होनी चाहिए। और तो हम कोई ये ध्यान नहीं रखते कि अब बच्चे हैं तो हम इस पर बात नहीं कर सकते। तो जैसे इसके पहले ही पन्ने पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, अगर कहीं मिलती बंदूक उसको मैं करता दो टूक, नली निकाल बना पिचकारी रंग देता ये दुनिया सारी। तो ये बहुत ही सटल ढंग से बच्चों को हथियारों की होड़ के खिलाफ संवेदनशील बनाना है। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम ये भी जो जैसे उसी तासीर की एक छोटी सी एक कपलेट है कि कबूतर ने तोप से पूछा क्या यहाँ घोंसला बना लूँ मैं। तो राजेश रेड्डी की। और इसमें से क्योंकि अभी हमारे यहाँ ये बहुत परंपरा नहीं है कि बच्चों के लिए जैसे कविताएं लिखी जाएंगी तो आमतौर पर तुकबंदी पर आकर ही दम तोड़ देते हैं। हाँ जी। और आप देखेंगे कि जैसे सर्दी आई, गर्मी आई, तो ये बहुत ही जनरल कविताएं लिखी जाती हैं। किसका ये कहाँ सर्दी आई है और किसके लिए आई है, और इसका कोई पता नहीं चलता है। बहुत ही मतलब उसमें सर्दी आई की जगह अगर गर्मी आई भी कर दें तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सचमुच में कोई अनुभव नहीं बनाता वो साहित्य। तो हमने ये भी कोशिश की है कि हम इसके लिए स्थगित नहीं कर सकते थे इस काम को, तो कुछ काम तो लगातार इन सब मसलों पर इस तरह से पूरी कविता लिखने का चल रहा है। साथ में हम जो पहले लिखी गई हैं बड़ों के लिए जो कविताएं, कहानियाँ, वो भी हम बीच बीच में इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे ये आदमी की इच्छा, उसी तरह देवी प्रसाद जी की है, तो बड़े कमाल कवि हैं। जी हाँ। तो अब ये कविता बच्चों के लिए आमतौर पर कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये अगर लिखी है और उसमें ये कमाल है कि वो बच्चों के लिए भी, सबके लिए समझ में आ सकती है। वो एक आदमी ने तड़प कर कहा और उसकी आवाज़ पूरे चरागाह में गूंज उठी कि मैं मवेशी होना चाहता हूँ। आदमी होकर रोटी नहीं मिलती, मवेशी होकर घास तो मिलेगी ही। आदमी की ये इच्छा सुनकर मवेशी चौंक पड़े। ठिठोली करते हुए वे आपस में बतियाते थे कि दूर से मूरख को सब हरा दिखता है। भूख की तकलीफ़ के बावजूद उन्हें हंसी आ गई। बहुत सुंदर। तो ये इसमें कहानियाँ होती हैं, साइकिल में कविताएं होती हैं हर विधा पर। जैसे हर विधा पर इसमें हम काम करते हैं। उसमें लेटर टू अ टॉप साइंटिस्ट। हाँ, जैसे ये एक बच्चे का लेटर है, जब ये स्पुतनिक सोवियत संघ ये अंतरिक्ष में छोड़ रहा था, तो उस समय उसको पता चला होगा और उस बच्चे ने एक चिट्ठी लिखी और अपना मॉडल बताया कि देखिए इस मॉडल से बनना चाहिए ये। और ये चिट्ठी उसने लिखी टू द टॉप साइंटिस्ट, ये उसका पता लिखा। अब उसको पता नहीं था कि किसको मैं ये चिट्ठी भेजूं। तो ये चिट्ठी जो है वो कई वर्षों बाद उस विभाग में मिली और किसी साइंटिस्ट ने लगभग शायद 50-60 साल बाद उसका जवाब लिखा उसको कि भाई तुमने जो सुझाया था ऑलमोस्ट वैसा ही हमने बनाया। हाउ स्वीट। टू अ टॉप साइंटिस्ट एट वुमेरा रॉकेट रेंज साउथ ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ये भी लिखा है अर्जेंट। 51 बरस में पहुंच गई हैं, 1957 चिट्ठी। क्या बात है। तो ये सब चीज़ें जो कि बच्चों को जो मानते हैं कि नासमझ हैं और उनको कितने वो अपने आसपास से जुड़े रहते हैं, ये बहुत सुंदर काम है। संस्कृति रिपेयर सेंटर। जी, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे जो भी आसपास बातचीतें चल रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है अखबारों में, टेलीविज़न में, तो ये सब देखते ही हैं। और अच्छा है कि आप उनसे उन सब मसलों पर बातचीत करें, इसकी बजाय कि उसको परे ढकेल दें, उस पर बात ना करें, उससे बचकर निकल जाएं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों पर बातचीत होना चाहिए। तो दूसरी मैगज़ीन आती है प्लूटो जी, वो भी दिखाएंगे आप? हाँ, प्लूटो अर्ली रीडर्स के लिए है। कितनी उम्र वालों के लिए? ये 9 साल तक के बच्चों के लिए। ऐसे जब मैं ये सब बोल रहा हूँ तो इसकी बड़ी सीमाएं हैं एक्चुअली, कि कोई भी आप कविताएं, इनकी कहानियाँ देखेंगे तो सबके लिए हैं वैसे,
लेकिन ये ध्यान में रख के कि बच्चों की जो प्राथमिक पाठक है जो है वो जो पढ़ने की क्षमताएं उनकी कितनी हैं, बहुत ज़्यादातर प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर कोशिश करते हैं पिच करें। मुर्गा रात को ज़्यादा खा गया कुल्फ़ी और कबाब, आज ना होगी गुड मॉर्निंग जनाब, बैठ गया है मुर्गे का गला, कैसे देगा बांग भला। बहुत सुंदर। या ये इस तरह देखिए, ये बच्चे ने एक 9-10 साल के 11 साल के बच्चे ने एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है कि मैंने खिड़की खोली और सूरज की चंद किरणें मेरे घर में आ गईं, मैंने एक डिब्बी में बंद कर ली, फिर जब रात में डिब्बी खोली रात में दिन हो गया। तो कल्पनाशीलता है विचार। तो ये बच्चे कैसे भेजते हैं? अगर कोई बच्चा भेजना चाहे इस वीडियो को देखने के बाद उसके पेरेंट्स देखें, ईमेल, इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, पोस्ट से, बहुत सभी चैनल से हम लोग। एकतारा की कोई वेबसाइट है तक्षशिला एकतारा की वेबसाइट है, ektaaraindia.in। एकतारा या गूगल पे वो एकतारा, गूगल एकतारा, हाँ आप डालेंगे तो वो वेबसाइट भी आ जाती है। अच्छा, और ये बताएं आखिरी में कि ये जो किताबें हैं या जो मैगजीन्स हैं, इनको कोई अपने बच्चों के लिए अपने स्कूलों में कि कोई देना चाहे, लेना चाहे, तो उसका तरीका क्या है? हाँ, एक तो वेबसाइट से ऑनलाइन आप सीधे सब्सक्राइब कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अमेज़ॉन पर अवेलेबल, फ्लिपकार्ट वगैरह पे? अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर अभी नहीं है, अमेज़ॉन पर है। अच्छा। और बाकी सीधे भी हमें लिख सकते हैं इसके पते पर, वो तो आप भी भिजवा भिजवा देते हैं। अच्छा। और इसमें एक स्कीम ये भी है कि आप अपने स्कूल में जिसमें आपने पढ़ाई की है, प्राइमरी या मिडिल स्कूल में, वहाँ आप गिफ्ट कर सकते हैं बच्चों को। उस तरह की योजनाएं भी हैं जिसमें हम अच्छा, एक आखिरी सवाल सुशील जी, बच्चों के लिए लिटरेचर जो बचकाना लिटरेचर नहीं है, जैसे ये लिटरेचर जिसमें विनोद कुमार शुक्ल जैसे लोग जुड़ते हैं और सब लोग जुड़ते हैं, सरकारों को किस स्तर पर प्रयास करें, क्योंकि वो सबसे ताकतवर संस्था है, सरकारों को और समाज को, इसका जवाब दीजिए। हाँ, जैसे ये मुहावरा आप देखिए अक्सर सुनने को मिलता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, या बच्चे टेलीविज़न में लगे रहते हैं। तो लेकिन ऐसे घर आप बहुत कम देखेंगे जहाँ की पढ़ने का माहौल है, जहाँ के लोग थोड़ा मोबाइल को अपनी औकात में रखते हैं, जहाँ टीवी भी कम चलती है, तो वहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो मतलब, और ये इस तरह से बात कही जाती है जैसे कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बड़े बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बड़े बिल्कुल मोबाइल नहीं देखते, लेकिन बड़े टेलीविज़न नहीं देखते। तो मुझे लग रहा है कि ये जो समाज में एक तो पढ़ने लिखने का माहौल हो, थोड़ी सी जगह ज़रूर बने, जो अभी कम है। एक तो वो सरकारों में तो निश्चित ही सरकारी पहल बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है। कुछ एक सरकार थोड़ा बहुत काम कर रही है, जैसे महाराष्ट्र में किशोर नाम की मैगज़ीन निकलती है और लगभग 70-80 हज़ार कॉपी उसकी छपती है। अच्छा। और सरकार हर साल उस पर कुछ 7-8 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन वहाँ उसकी क्वालिटी को लेकर उतनी चिंता नहीं है। वो बहुत ही सामान्य किस्म की पत्रिका है। तो सरकार का तो निश्चित ही बड़े मतलब जहाँ तक जिस तरह से वो पहुँच सकती हैं। हाँ, जैसे सरकारें ये तय कर लें कि हमें जो भी बच्चों की मैगज़ीन है, ये हो कोई और हो, लेकिन हमें सारे सरकारी स्कूलों में वो मैगज़ीन्स भिजवानी है ताकि बच्चों में पढ़ने की प्रवृत्ति आए। हम लोग अभी एक स्कीम पर काम कर रहे हैं। हम सभी सरकारों को ये लिख रहे हैं कि अगर वो चाहें तो हम इसका रेडी टू प्रिंट CD उनको उपलब्ध कराएंगे, और एक सर्टेन क्वालिटी वो मेंटेन करें, तो वो अपना पब्लिश करें और डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, आपको कोई मुनाफा भी नहीं? हाँ, हम छापो बांटो। जी हाँ, तो वो एक हम अभी उस पर काम कर रहे हैं, एक प्रस्ताव दे रहे हैं सरकार को। और समाज के स्तर पर अध्ययनशीलता, कई लोग जुड़ते भी होंगे अपने नहीं, लगातार ये इतना भी निराशा नहीं है, निराशाजनक माहौल नहीं है। जैसे विश्व पुस्तक मेले में ही हम देखते हैं, ये बात सही है कि पाठक कम हो रहे हैं, लेकिन अगर कुल संख्या के आधार पर देखें तो हर साल नए पाठक बढ़ रहे हैं। मतलब पहले इससे ज़्यादा कभी पाठक नहीं रहे होंगे, ये निश्चित, ये भी तय बात है। आपने विश्व पुस्तक मेले का जिक्र किया, जहाँ मेरी आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी, और जुगनू ने, एकतारा ने, तक्षशिला ने बड़े निराले पोस्टर छापे हैं कविताओं, वो कभी दिख सकते हैं कहीं पे? हाँ, वो मैं यहाँ। तो उन पोस्टरों की खासियत ये है कि आपने जो इसमें इन किताबों में देखा कि बहुत सुंदर सुंदर दृश्य बने हुए हैं और उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसी तर्ज पे बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं, बड़े बड़े ऐसे कुछ कार्ड्स भी हैं और पोस्टर भी हैं। हाँ, इसको आप पसार दें। ये मेरा सबसे फेवरेट है, तो आप कभी लल्लन टॉप के दफ्तर आएँ तो आपको बहुत सारे पोस्टर चिपके मिलेंगे, और मैं अब तो अपने दोस्तों को भी तोहफे में यही सब पोस्टर देता हूँ आजकल।
आपका गाना गाना मेरा गाना टर्राना। एक आपका पोस्टर है सांपों की अम्मा के दुखड़े हज़ार, तो वो हमारी साथी हैं प्रतीक्षा, तो उनकी टीम के लोग उनको लगातार परेशान करते हैं, तो मैंने उनकी सीट पे चिपका दिया है। ये देखिए कितना सुंदर है ये पोस्टर की। लेकिन अगर ईश्वर पेड़ और फूल है और पहाड़ और चांदनी और सूरज, मैं उसे ईश्वर क्यों कहता हूँ? मैं उसे फूल और पेड़ और पहाड़ और चांदनी कहूँ क्योंकि अगर सिर्फ इसलिए कि मैं उसे देख सकूँ, वह अपने आप को सूरज और चांदनी और फूलों और पहाड़ों में बदल देता है। अगर वो मुझे पहाड़ों और पेड़ों की तरह दिखता है और चांदनी और सूरज और फूलों की तरह, तो यही उसकी मर्ज़ी होगी कि मैं उसे जानूँ, पेड़ों और फूलों और चांदनी और सूरज की तरह। ये फर्नांडो पेसोआ की कविता है, तेजी ग्रोवर का अनुवाद है। तो आप विश्व साहित्य को भी जी हाँ, इसमें हम 2-3 काम कर रहे हैं। एक तो अच्छा जो दुनिया भर का अच्छी जो किताबें हैं उनमें से कुछ किताबों को अगले 4-5 साल में ऐसी 200-250 किताबों को हिंदी में लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और एक प्रोग्राम के तहत हम जो भारतीय भाषाओं की का जो बेहतरीन काम है, उसमें बांग्ला है, मराठी है, मलयालम है, उसको भी हिंदी में धीरे धीरे ला रहे हैं, पोस्टर के रूप में भी, कविता कार्ड के रूप में भी और किताबों के रूप में भी। कविता कार्ड भी है? जी हाँ, जी हाँ। वो जो रखते होंगे वो कविता कार्ड है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इसमें जैसे ये फर्नांडो पेसोआ की कविता, इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं कि बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे। हाँ, और बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे, ये एक बहुत ही स्थायी है। बड़ों की ना समझी है। हाँ, ये इस तरीके के तर्क देना। हाँ, और ये भी समझ लिया जाता है कि समझ कोई एक बिंदु है कि अभी समझ रहा हूँ, अभी नहीं समझूंगा, लेकिन एक सिलसिला है। और हम हाँ, तो हमारी कोशिश रहती है कि कहीं एक जहाँ भी एक प्रवेश की जगह हो, वो सिर्फ एक चाहिए बच्चों को, और फिर वो अपना जूझ के अपने हिसाब से उसको काम करते हैं। एक आपका पोस्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब वैसे तो कई पसंद हैं, वो जो पेड़ वाला दरवाजे का संवाद है। हाँ, कभी पेड़ था भूल गया। हाँ, हाँ, जी हाँ, नरेश सक्सेना की कविता है। जी। और ये तो मेरे घर में मेरी स्टडी में चिपका रखी है पत्नी ने। रंग है नीला नील सा, सागर नदिया झील सा। ये कविता के कार्ड है। जी हाँ। धूप का है घोंसला, धूप में धुला धुला। अच्छा, पीछे आप संदेश लिख सकते हैं। जी हाँ। ये कितने के मिलते हैं भाई साहब? जैसे ये क्या 100 कार्ड का बंडल होता है कितने? हाँ, ये 2 रुपये का एक कार्ड है। और कितने कार्ड का बंडल होता है? ये 80 कार्ड हैं तो 160 रुपये। ये तोहफे में भी दे सकते हैं। जी हाँ, तोहफे में, बिल्कुल तोहफे में लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। जैसे वरुण बता रहा था, वो यूरोप में बैकपैक ट्रिप करता है, तो वो जो फ्रिज मैग्नेट की जगह वो सब यही दे के आता है, और अलग भाषा में होता है, तो पता नहीं कितना पढ़ेंगे क्या होगा। और भी जैसे विनोद पदरत जी का ये दोहा है, तो चाहे मेघ आषाढ़ के खिलखिल गए बबूल, चांदी जैसे शूल हैं सोने जैसे फूल। और हमारे बुंदेलखंड में तो खूब बबूल होता है। और आमतौर पर बबूल के फूलों को लोग कम लोग देखते हैं इसको, या इस तरह की चीज़ें जो जिसके पास चली गई मेरी ज़मीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। ये शहर बस रहे हैं, गांव उजड़ रहे हैं, तो उसका ये पंजा है। चलिए, अच्छा, पोस्टर पे फ़ोन नंबर भी छाप देते हैं ताकि कोई ektaraindia.in ये URL है। आप दिखा पाएंगे? दिख रहा है? और ये फोकस नहीं हो रहा है। अब हो रहा है? नहीं होगा, मैंने पढ़ दिया इसीलिए। ektara.india.in। चलिए, आपने जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी ने ये पूरा एक तरह से ये केंद्र पूरा विकसित किया है। तो पब्लिकेशन के अलावा और क्या काम कर रहा है तक्षशिला? इस केंद्र के तहत तो 4-5 काम हो रहे हैं। एक तो इलस्ट्रेटर्स की एक एकेडमी चलती है रियाज नाम से, तो इसमें हर साल विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के आर्ट ग्रेजुएट्स उसमें अप्लाई करते हैं। उनमें से 20 युवाओं को 1 साल बच्चों के लिए चित्रांकन के काम का सीखने सिखाने का मौका मिलता है। साल भर का ये कोर्स है। दूसरा सृजन पीठ है, तक्षशिला बाल साहित्य सृजन पीठ, जिसमें हर साल 3-4 साहित्यकारों को इनवाइट करते हैं। इसके अलावा प्रकाशन का काम है, किताबों का, और ये इसके अलावा हम एक केंद्र यहाँ विकसित कर रहे हैं, रिसोर्स सेंटर, जहाँ पर कि अगले 2-3 साल में 30-40 हज़ार किताबें दुनिया भर के बाल साहित्य में क्या चल रहा है उसकी झलक एक आप देख सकते हैं। अलग अलग भाषाओं की किताबें हम जुटा रहे हैं। ये काम अभी थोड़ा मध्यम पड़ा है क्योंकि हमारे पास यहाँ उतनी जगह नहीं है, लेकिन अगले 2-3 साल में ये एक ऐसा ठिया होगा
जहाँ अलग अलग, क्योंकि ये इस तरह का केंद्र हमारे यहाँ अभी नहीं है और इसकी बहुत ज़रूरत पेश आती रही है। टेक्स्ट बुक्स जब बनाते हैं ख़ास तौर पर, तब इसका बड़ा लगता है कि आप देख सकें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है बच्चों के साहित्य में। इस पूरी समृद्ध करने वाली बातचीत के लिए सुशील जी आपका बहुत शुक्रिया। आप ही की कविता से ख़त्म करता हूँ। ये कविता का कार्ड है, धूप और छाँव। धूप से बोली छाँव, न तेरे पाँव न मेरे पाँव। आप देख रहे हैं thelallanTop.com। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।